मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। यहां पर जनता दरबार भी लगाने जा रहे हैं। इस पर आपको जानकारी देंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे और भारी संख्या में लोग उनसे मुलाकात करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, पहुंचते हैं। जहां मुख्यमंत्री के साथ उनके अधिकारी होते हैं और उनको तुरंत समस्या का समाधान करने के लिए वो चिट्ठी पकड़ा दी जाती है जो समस्याएं लेकर लोग पहुंचते हैं। तस्वीरें आपके सामने 3 है इस समय। गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन पूजन किए। इसके साथ ही अपने गुरु महंत अवैधनाथ की धमाधि पर जाकर मत्था भी टेका, आशीर्वाद उनका लिया। खिचड़ी मेले के लिए तैयारियों का उन्होंने जायजा लेने के लिए भी वो पहुंचे हैं। मेले की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए अधिकारियों को। इसके बाद गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह सीएम योगी से मिलने पहुंचे हैं और उनके साथ बीजेपी सांसद रवि किशन और क्षेत्रीय अध्यक्ष मौजूद रहे थे। वो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं इस समय। तो यूपी में बंपर निवेश होने जा रहा है। मुंबई चेन्नई के बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आज लखनऊ में रोड शो होगा। तो आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रोड शो होना है। ये रोड शो औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की अगुवाई में होगा। बड़ी संख्या में प्रदेश के साथ ही विभिन्न राज्यों के घरेलू निवेशक शामिल होंगे इस रोड शो में। उत्तर प्रदेश के जिलों में अरबों रुपए के निवेश के प्रस्ताव रखते हुए कई MOU साइन कर लिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय घरेलू हर तरीके से हर कोई उत्तर प्रदेश में आना चाहता है और निवेश करना चाहता है, जिसके लिए अब तक 1000 करोड़ के निवेश पर MOU साइन हो चुके हैं। प्रदेश में खनन उपखनिजों के परिवहन और खनन से जुड़ी हुई है अगली खबर, जिसमें अन्य गतिविधियों को आसान बनाने के लिए विकसित भूतत्व और खनिकर्म विभाग के माइन मित्रा पोर्टल को डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 का प्लैटिनम अवार्ड दिया गया है। भूतत्व और खनिकर्म विभाग की सचिव ने सीएम योगी को उनके सरकारी आवास पर जाकर माइन मित्रा पोर्टल को प्लैटिनम अवार्ड दिया। आइए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आरएसएस की। आरएसएस इन दिनों शताब्दी वर्ष की तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी के साथ ही 1 लाख संघ शाखाएं स्थापित करने का आरएसएस का लक्ष्य है और इसी को देखते हुए सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले लखनऊ में 1 हफ्ते के दौरे पर हैं और आज काशी क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक होने जा रही है। बैठक में संघ की साल 2023 की कार्य योजना पर मंथन होगा। क्षेत्रीय टोली के साथ इस दौरान मंथन करने जा रहे हैं दत्तात्रेय होसबोले। उधर रामपुर में बीजेपी के सांसद घनश्याम लोधी को धमकी देने के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम ओडिशा के लिए रवाना हो चुकी है। प्रारंभिक जांच में मोबाइल नंबर ओडिशा का निकला है, जिसके बाद अब यूपी पुलिस जांच के लिए वहां पहुंची हुई है। बता दें आपको, सांसद और उनके परिवार को अब तक व्हाट्सएप के जरिए 3 बार जान से मारने की धमकी मिली है। रामपुर और मुरादाबाद की पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, जो ओडिशा के लिए टीम रवाना हो चुकी है। और आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं मशहूर शायर और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ मुरादाबाद की MP MLA कोर्ट में गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में जारी किया गया है। अगली सुनवाई 20 जनवरी को होनी है इस मामले पर। 2019 में शायर इमरान प्रतापगढ़ी मुरादाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। प्रचार का समय निकलने के बाद रोड शो करने का आरोप उन पर लगा हुआ है। आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप उन पर है। इमरान प्रतापगढ़ी समेत अन्य कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया था।
ये 2019 में जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव में प्रचार का समय जब समाप्त हो गया तो उसके बावजूद भी इनके द्वारा चुनाव प्रचार करा जा रहा था। रैली के रूप में काफ़ी सब निकाली जा रहा था जुलूस टाइप से, तो उसमें पुलिस द्वारा जब देखा गया तो उन्होंने इनको रोका, कि उनके रोकने पे भी नहीं माने और जुलूस उन्होंने निकाला और चुनाव प्रचार भी करा, जिसके अंतर्गत इन्हें कई धाराओं में पंजीकृत किया गया, इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। उस मुकदमे में कई लोगों ने जमानतें करा ली थी, 3 जने गैर हाजिर चल रहे थे उसमें। विगत न्यायालयों ने कई तिथि से इनके खिलाफ BW जारी कर रखे थे। अब न्यायालय में बार बार उपस्थित न आने पर इनके खिलाफ कल NBW जारी किए गए। मैनपुरी में यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शराब माफिया की 2 करोड़ की संपत्ति, अवैध संपत्ति कुर्क कर डाली है। जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए माफिया पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। शराब माफिया ने अवैध शराब के कारोबार से संपत्ति को अर्जित किया था। ये कार्रवाई कर्रा थाना इलाके और घिरौर थाना इलाके में की गई। जनपद में शराब माफिया के रूप में चिन्हित 2 अपराधी सुशील और अरमान, जिनका लंबा आपराधिक इतिहास है। सुशील के ऊपर 7 मुकदमे और अरमान के ऊपर लगभग 30 मुकदमे हैं। अरमान द्वारा न सिर्फ मैनपुरी में बल्कि फिरोजाबाद में भी कई घटनाएं कारित की गई हैं। इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी और उसके तहत 14(1) के अंतर्गत दोनों की प्रॉपर्टी की सीजर की आज कार्रवाई हुई है। इसमें लगभग 2 करोड़ की प्रॉपर्टी इनकी सीज की गई है। एक बैंकेट हॉल, एक मकान और लगभग 4 बीघा जमीन में है। आज राजस्व विभाग की टीम के सहयोग से इस जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है और अपराधियों के संपत्ति जब्तीकरण की यह कार्रवाई निरंतर प्रचलित रहे। यूट्यूब सिंगर फरमानी नाज एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली इलाके से पुलिस ने चाकू के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कि फरमानी नाज के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन तीनों आरोपियों में से जुबैर नाम का युवक भूरा ढोलकिया का भांजा है, जिसकी सिफारिश के लिए खुद भूरा ढोलकिया भी कोतवाली पहुंचा था। भूरा ढोलकिया वो शख्स है जो अक्सर फरमानी नाज के गानों में ढोलक बजाते हुए दिखाई पड़ता है। वहीं इस मामले को लेकर ना ही भूरा ढोलकिया मीडिया के सामने कुछ बोला है और ना ही फरमानी नाज बोली। थाना कोतवाली क्षेत्र की बहलना चौकी क्षेत्र से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है अदनान, वाजिद और जुबैर। इनके पास से कुछ अवैध शस्त्र भी बरामद हुए हैं और इन पे जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो भी जारी है। जो गायक है, देसी गायक फरमानी नाज, उसके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। ये अभी तक की जो जानकारी आई है उसमें बताया कि ये उनके रिश्तेदार में है और अभी और जानकारी जुटा रहे हैं कि इनके और कोई सदस्य भी हो जो इनके साथी हो, उन पर भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। अंबेडकर नगर में समनपुर थाने की पुलिस ने नकली नोटों का व्यापार करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3,61,000 रुपए की नकली नोटों को बरामद कर लिया है। इनके पास से 6 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। 1 कार और 2 बाइक भी बरामद की गई हैं। बताया जा रहा है कि समनपुर पुलिस टीम जो है वो चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान ग्राम हर्षपुरा में किसी व्यक्ति के साथ लूटपाट की घटना की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस की 3 टीमों को आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया, जिस पर पुलिस के हाथ ये कामयाबी लगी और नकली नोटों का जखीरा लग गया। लगभग जो है थाना सम्मनपुर के पुलिस को आर्टिस्ट के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम हजपुरा के निकट जो है एक व्यक्ति से 50,000 रुपये की लूट हो गई। इस सूचना पर इंस्पेक्टर दीपक रघुवंशी और उनकी पूरी टीम पहुंची। वहाँ राजपत्रित अधिकारी पहुंचे। जो मौके पर घटना का जो विश्लेषण किया गया तो समझ में आया कि ये लूट जैसा कोई मामला नहीं था। वहाँ पर एक मोटरसाइकिल जो कि अभियुक्त बताई जा रही थी और एक कार थी और जो पीड़ित व्यक्ति था मुन्ना राजभर, इसके द्वारा लूट की सूचना दी गई थी, वो मौजूद था। जब उस कार को देखा गया तो उसमें से लगभग 3,61,000 रुपये के लगभग नकली नोटों का एक पैकेट बरामद हुआ।
खबर महोबा से, जहां की शहर कोतवाली इलाके में नगरपालिका टाउन हॉल में दो पक्षों के बीच में जमकर विवाद हुआ, मारपीट हुई है। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले हैं। जलती हुई लकड़ी का हमला भी किया गया है। वहां पर मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। इस दौरान किसी ने मारपीट का वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर डाला और ये वीडियो वायरल हो गया। महोबा के बाद खबर हापुड़ से है, जहां पर बोरवेल में गिरे मावियान को पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार सकुशल निकाल लिया। लेकिन ये ऑपरेशन इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि बोरवेल में जो बच्चा मावियान गिरा था वो ना तो बोल सकता था और ना ही सुन सकता था। देखिए कैसे हुआ पूरा ऑपरेशन इस रिपोर्ट में। धन्यवाद करते हैं प्रशासन का और सरकार का, हम पूरी तरीके से धन्यवाद करते हैं, हमारा बहुत मदद करी है। प्रशासन और सरकार का धन्यवाद देते ये मावियान के दादा हैं। प्रशासन ने जिस अंदाज में मावियान को बचाया, उसके बदले मावियान के दादा के पास शब्द कम पड़ रहे हैं। पूरे परिवार की सांसें अटकी थी। परिवार के लोगों के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। हर सेकंड भारी पड़ रहा था। हर कोई बस एक ही खबर सुनने को बेताब था कि कलेजे का टुकड़ा सुरक्षित बाहर निकल आया। प्रशासन की कोशिश जारी थी, एनडीआरएफ की टीम लगी हुई थी और साथ ही न्यूज 18 भी लगातार ग्राउंड जीरो पर डटा रहा और हर पल की अपडेट बताता रहा। बच्चा मूक बधिर था, इसलिए मुश्किलें और भी आ रही थी। कैसे लगातार ये ऑपरेशन चलता गया, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। कॉन्फिडेंट में लेना था। 4 वर्ष का छोटा बच्चा है, इसलिए उसको सबसे पहले खाने के लिए दिया गया और अब ये पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तो न्यूज 18 के जरिए लोगों को पल पल की अपडेट मिल रही थी। जिले के बड़े अधिकारी मौके पर डटे हुए थे। मामला बेहद गंभीर था, इसलिए कहीं से भी चूक ना हो, अधिकारी इसका ध्यान रख रहे थे। हापुड़ के देहात क्षेत्र के कोटला सादात मोहल्ले में बोरवेल के अंदर मावियान खेलते खेलते गिर गया था। एनडीआरएफ के अधिकारी पूरे दमखम के साथ मावियान को बचाने में जुटे थे। जिला प्रशासन के साथ लगातार सामंजस्य बनाकर काम हो रहा था। बीतते हर सेकंड जहां भारी पड़ रहे थे, तो वहीं आने वाला समय उम्मीद भी अपने साथ लेकर आ रहा था। उम्मीद ये कि बस अच्छी खबर आने वाली है, और हुआ भी ऐसा ही। सबकी कोशिशें रंग लाई और मावियान को सकुशल बोरवेल से निकाल लिया गया। एनडीआरएफ का बहुत सहयोग रहा एंड चाइल्ड हैज बीन रेस्क्यूड। हमारा पहला सबसे पहला यही एम है कि बच्चा सुरक्षित बाहर आए। नाउ वी आर टेंडिंग टू हिम मेडिकली, ही रिक्वायर्स मेडिकल अटेंशन। मैडम कितने घंटे पूरा ऑपरेशन चला और किस तरीके की दिक्कत इस ऑपरेशन में? लगभग 4.5 to 5 आवर्स पूरा समय लगा, बट बच्चा एक्टिव था, बच्चे ने बीच में दूध भी लिया। सो डेफिनेटली हमारा यही पूरा फोकस रहेगा कि बच्चा सुरक्षित रहे और सही से। मैडम मावियान को सुरक्षित निकालने के बाद सबसे पहले डॉक्टर्स ने मासूम को चेक किया। प्रारंभिक जांच में मासूम के सभी अंग पूरी तरह से ठीक मिले। डॉक्टर्स के मुताबिक पैर में थोड़ी चोट थी, जिसका इलाज कर दिया गया। एक्सरे और दूसरी रिपोर्ट आने का भी इंतजार था। आज मौत को मात देकर मावियान हम सब के बीच में है। तारीफ करनी होगी प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम की, जिस शानदार तरीके से काम करके एक घर के चिराग को बचा लिया। साथ ही न्यूज 18 की टीम भी पूरी जिम्मेदारी के साथ मौके पर पल पल की अपडेट के साथ डटी रही। खुशी, कितनी खुशी है, सकुशल निकाला है। बहुत खुशी हुआ सर, क्योंकि हमने ये ऑपरेशन बहुत कम समय में ही किया है। कितने घंटे लग गए ऑपरेशन में? हमें करीब दो घंटे लग गए सर। 2 घंटे लग गए सर। कैसी तबीयत है उसकी? आप अस्पताल लेके गए? अभी तो सर हॉस्पिटल लेके गए हैं, थोड़ा हाथ पैर छीला हुआ है, लेकिन तबीयत ठीक है सर। कुछ ही घंटों में एनडीआरएफ ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और सकुशल मावियान को बाहर निकाल लिया गया है। कैमरा पर्सन विजय के साथ विपिन गिरी, न्यूज 18 हापुड़। और ये बात आगे बढ़ते बात करते हैं ठंड की मार की। आगरा से आ रही है खबर, जिसमें एक बार फिर से कड़ाके की ठंड और कोहरे की दोहरी मार पड़ रही है। आगरा में भयानक कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है। कोहरे के चलते हाईवे और एक्सप्रेस वे पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया है। नगरी आगरा घने कोहरे के आगोश में है और कोहरे की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है।
हाईवे की बात करें तो हाईवे पर विजिबिलिटी बेहद कम है। आप देखिए ये आगरा दिल्ली हाईवे का नज़ारा और यहाँ वाहन कितनी धीमी गति से चल रहे हैं। कोहरा इतना ज़्यादा है कि मुश्किल से 20 मीटर के बाद कुछ भी नज़र नहीं आता। सभी वाहन लाइट जला के चल रहे हैं और कड़ाके की ठंड भी है। हालांकि 2-3 दिन पहले जिस तरह से टेम्परेचर 3 डिग्री पहुंच गया था तो उससे थोड़ा सा न्यूनतम तापमान बढ़ा है और तापमान 6 से 7 डिग्री के आसपास बना हुआ है न्यूनतम। लेकिन कोहरा अब ज़्यादा पड़ रहा है। पिछले दिनों कोहरा कम था लेकिन अब ज़्यादा है, जिसकी वजह से सभी वाहनों को दिक्कत हो रही है। जो आगरा और मथुरा की दूरी 1 घंटे में तय होती थी वो दूरी अब 2 से 3 घंटे में तय हो रही है। तो आगरा दिल्ली हाईवे का यही नज़ारा है और पूरी तरह से कोहरे की चादर नज़र आती है। धुंध है, कोहरा है, लेकिन इसके साथ ही साथ डॉक्टरों ने सलाह दी है। हमीरपुर से भी खबर, जहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लोग परेशान हैं। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है। गाड़ियां रेंग रेंग कर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सर्द हवाओं की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। हमीरपुर में न्यूनतम पारा 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पारा गिरने की वजह से गलन बढ़ गई है। जमा देने वाली जो ठंड पड़ रही है उससे लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड से बचने के लिए जगह जगह पर आप देखेंगे लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आएंगे। टेम्परेचर के टॉर्चर की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वाहन में दिक्कतों का सामना, बच्चों को पढ़ने आने में दिक्कत, क्योंकि कोहरा ज़्यादा है। सबसे अधिक कोहरा आज 95-90% कोहरा आज। यात्री किनारे से जा रहा है, बहुत रोड के किनारे से। वाहन तो दिखाई दे नहीं रहे, उसको खतरा हो जाए, एक्सीडेंट हो सकते हैं। तस्वीरें अब आपको झांसी की दिखाएंगे, जहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, साथ ही शीतलहर और घने कोहरे का भी असर देखा जा रहा है। ऐसे में झांसी डीएम आधी रात के वक्त खुद ही सड़क पर निकले। फुटपाथ पर सोने वाले असहाय और बेघर लोगों पर कंबल बिछाते हुए नजर आए। अपनी गाड़ी से फुटपाथ पर सो रहे लोगों को शेल्टर होम में भिजवाया उन्होंने। डीएम ने कंबल बांटने का सिलसिला चित्र चौराहे से शुरू किया। इसके बाद रेलवे के वेटिंग रूम के साथ साथ दांडी यात्रा मार्ग पर भी फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कंबल बांटे। उनसे शेल्टर होम में सोने की अपील की गई। और ये आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि है और इस मौके पर सीएम योगी ने ट्वीट किया है। आपको दिखाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट जिन्होंने किया है। ट्विटर हैंडल पर यह ट्वीट किया गया है, जिसमें कहते हैं कि जय जवान जय किसान के उद्देश्य पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। आप सदैव सादगी, सामाजिक शुचिता, मूल्यों और आदर्शों के श्रेष्ठ प्रतिमान के रूप में स्मरण किए जाएंगे।